गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? मोनार्की सिस्टम। नेपाल के अंदर मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र था और डेमोक्रेसी जो नेपाल के अंदर थी उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नेपाल वॉज ए हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, यदि हम यहाँ की बात देखें तो यहाँ पे पहले हिंदू राजा जो थे वो राज करते थे। देन यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो राजतंत्र आया मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक। थ्रू आउट दिस पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कॉमन पीपल ऑफ नेपाल हैव वांटेड ए मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए, बट द किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी, लेकिन जो किंग था आर्मी के हेल्प से रिटेन फुल कंट्रोल, उसने सरकार के ऊपर मतलब पूरा कंट्रोल रखा एंड रेस्ट्रिक्ट, और उसने रेस्ट्रिक्ट किया द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द नेपाल। द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर ए न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। जो किंग था उसने मतलब जो डिमांड थी उसको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको 1990 में स्वीकार किया इन द वेक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। किस वजह से स्वीकार किया था? क्योंकि वहाँ पर एक लोकतंत्र से संबंधित काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था। हाउएवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड ए शॉर्ट एंड टर्बल करियर। इस तरीके से वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी, लोकतांत्रिक जो सरकार थी, उसका काफ़ी मतलब छोटा ही करियर रहा। टाइम पीरियड जो था वो काफ़ी कम रहा। एंड ड्यूरिंग द 90s और 90s में द मोस्ट ऑफ द नेपाल वर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल। जो माओवादी थे नेपाल में वो सक्सेसफुल रहे अपने इन्फ्लुएंस को स्प्रेड करने में नेपाल के कुछ काफ़ी पार्ट्स के अंदर। दे बिलीव्ड इन द आर्म इंसरेक्शन। वो किस चीज़ में बिलीव करते थे? जो मतलब हथियारों से मतलब भरा हुआ जो विद्रोह था अगेंस्ट द मनार्क एंड द रूलिंग एलाइट। जो उस टाइम पे रूल चल रहा था वहाँ पे, जो मनार्की सिस्टम था उसके वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। ठीक है, दिस लेड टू ए वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओइस्ट गुरिल्लाज एंड द आर्म फोर्स ऑफ द किंग। और इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो माओवादी गुरिल्ला थे और जो आर्म फोर्स थी किंग की, उनके बीच में एक काफ़ी बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ। For some time there was a triangular conflict among the monarchist forces and the Democrats and the Maoists. In 2002 की जब बात करते हैं, द किंग abolished द पार्लियामेंट। किंग ने जो पार्लियामेंट है उसको अबोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। एंड डिसमिस द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। दस एंडिंग इवन द लिमिटेड डेमोक्रेसी दैट एग्जिस्ट इन द नेपाल। और इसके बाद मतलब जो वहाँ पर है एक लिमिटेड उसमें डेमोक्रेसी जो है वह एग्जिस्ट करती है। इन अप्रैल 2006 देयर वर मैसिव कंट्री वाइड एंड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। और इस तरीके से हम कहेंगे कि 2006 में एक काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ। द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज अचीव देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री व्हेन द किंग वाज फोर्स्ड टू restore the House of Representatives and that had been dissolved in April 2002. The largely non-violent movement was led by the Seven-Party Alliance and the Maoists and the social activities. इस तरीके से यहाँ पर एक अहिंसात्मक आंदोलन हुआ जो किसके द्वारा किया गया? 7 पार्टी अलायंस के द्वारा किया गया, जिसमें माओइस्ट जो माओवादी थे वो भी इंक्लूडेड थे और कुछ इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी सम्मिलित थे। नेपाल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। नेपाल जो था वो अब किसमें, उसकी ट्रांजिशन कंप्लीट किसमें हो चुकी थी? वो ट्रांजिस्ट हो चुका था डेमोक्रेसी में। नेपाल हैज़ अंडरगोन ए यूनिक मूवमेंट in its history because it's formed a constitutional assembly। इसने मतलब एक संवैधानिक सभा का निर्माण किया टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल, ताकि वह नेपाल के लिए एक संविधान का निर्माण कर सके। सम सेक्शंस इन नेपाल थॉट दैट ए नॉमिनियल मोनार्की वाज नेसेसरी फॉर नेपाल टू रिटेन इट्स लिंक विद द पास्ट। और कुछ जो सेक्शंस थे इसके नेपाल की, वो ये सोचते थे कि मतलब यहाँ पर नॉमिनियल रूप से एक मनार्की सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो मतलब नेपाल का जो पीछे लिंक, जो पास्ट में जो लिंक पास्ट जो था उसको लिंक किया जा सके। द मोस्ट माओवादी जो ग्रुप था एग्रीड टू सस्पेंड आर्म स्ट्रगल, और उन्होंने आर्म स्ट्रगल को सस्पेंड कर दिया। दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द रेडिकल प्रोग्राम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल
restricting all the parties in the SPA 7 party alliance SPA did not agree with this program, और SPA जो थी वो इन programs के साथ agree नहीं थी, and the Maoist and some other political group were also deeply suspicious of the Indian government and its role in the future of Nepal. In 2008 Nepal became a democratic republic after abolishing the monarchy, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2008 में जो नेपाल है वह एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में सामने आया. इन 2015 इट्स अडोप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उसने एक नया संविधान को अपनाया. एथनिक conflict and democracy in Sri Lanka. We have already seen that Sri Lanka has retained democracy since its independent in 1948. देखिए जो श्रीलंका है उसको आज़ादी कब मिली थी? 1948 में मिली थी. तब से लेकर अब तक जो है उसमें डेमोक्रेसी जो है वह बरकरार है, बट इट फेस्ड ए सीरियस चैलेंजेस, लेकिन उसको कुछ गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा. नॉट फ्रॉम द मिलिट्री एंड मनार्की बट रादर फ्रॉम द एथनिक कन्फ्लिक्ट लीडिंग टू द डिमांड फॉर सेशन बाय वन ऑफ द रीज़न. देखिए जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो कोई मिलिट्री या मनार्की राजतंत्र की तरफ से नहीं, बल्कि जो एक जातीय जो समुदाय था उसकी तरफ से उन्हें उनकी डिमांड को लेकर मतलब फेस करनी पड़ी थी. आफ्टर इंडिपेंडेंस जब मतलब श्रीलंका को आज़ादी मिली, पॉलिटिक्स इन श्रीलंका वाज डोमिनेटेड बाय द फोर्सेस दैट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सिंहाली कम्युनिटीज़. देखिए यहाँ पर एक सिंहाली समुदाय था, ठीक है, और वो समुदाय जो था उनकी मेजॉरिटी यहाँ पर थी, इसलिए जब से यहाँ पर आज़ादी मिली थी तब से वही जो थे वो यहाँ पर डोमिनेट थे. दे वर होस्टाइल to a large number of Tamils who had migrated from India to Sri Lanka and settled there. और इसी सिचुएशन की वजह से मतलब काफ़ी जो तमिल थे माइग्रेट हुए फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एंड सेटल देयर. दिस माइग्रेशन कंटिन्यू इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस. आज़ादी के बाद भी ये माइग्रेशन इसी तरीके से रहा. एंड द सिंहली नेशनलिस्ट थॉट दैट श्रीलंका शुड नॉट गिव कंसेशन टू तमिल. सिंहली जो थे वो ऐसा सोचते थे कि जो श्रीलंका के अंदर मतलब जो तमिल हैं उनको कोई कंसेशन नहीं देना चाहिए, बिकॉज श्रीलंका बिलोंग्स टू सिंहली पीपल ओनली. क्योंकि श्रीलंका के अंदर सिर्फ कौन से पीपल बिलोंग करते हैं? यहाँ से सिंहली पीपल बिलोंग करते हैं. द नेग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न एंड लेड टू ए मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म. फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जो बनी द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? लिट्टे के नाम से भी जाना जाता है, LTTE, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम हैज़ बीन फाइटिंग एन आर्म्ड स्ट्रगल विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका. उनका जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो किसके साथ हुआ? जो श्रीलंका की आर्मी थी उनके साथ. एंड डिमांडिंग तमिल इलम, और उन्होंने तमिल इलम की डिमांड की, और ए सेपरेट कंट्री फॉर तमिल फॉर श्रीलंका ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका में से उन्होंने एक अलग देश की डिमांड की. एंड द लट्टे कंट्रोल द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. और लट्टे ने मतलब श्रीलंका का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो इंडिया को टच करता है उस पर अपना अधिकार अपने कब्जे में कर लिया. एंड द श्रीलंका प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड देयर इज ए कंसिडरेबल प्रेशर फ्रॉम द Tamil people in India. The effect that the Indian government should protect the interest of the Tamil in Sri Lanka. और जो हमारे यहाँ पर श्रीलंका की जो प्रॉब्लम थी इन्वॉल्व पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन. दिस इज़ ए कंसिडरेबल, कुछ प्रेशर जो है हमारे ऊपर, हमारे सरकार के ऊपर किसका था? तमिल लोगों का था. इसी वजह से जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको मतलब तमिल में श्रीलंका में जो तमिल हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है. ये प्रेशर यहाँ के जो तमिल हैं उनकी वजह से था. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू नेगोशिएट विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन तमिल क्वेश्चंस. और इसी तरीके से इसी वजह से जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरफेयर किया और नेगोशिएट किया श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ तमिल क्वेश्चन को लेकर. बट इन 1987 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गोट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन. और 1987 में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो इसमें पहली बार पूरी तरीके से सम्मिलित हो गई. एंड इंडिया साइंड एन अकॉर्ड, और इंडिया ने एक अकॉर्ड, एक सामंजस्य मतलब एक एग्रीमेंट सिग्नेचर किया विद द श्रीलंका. सेंट ट्रॉप्स, उसने अपने सैनिकों को भेजा टू स्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल. श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिल के बीच में
शांति बनाने के लिए या फिर एक अकॉर्ड सामंजस्य स्थापित करने के लिए, उनके रिलेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया ने अपनी आर्मी को वहाँ पर भेजा। इवेंचुअली द इंडियन आर्मी गोट इनटू ए फाइट विद द लिट्टे। द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रॉप वाज ऑल्सो नॉट लाइक्ड मच बाय द श्रीलंकन्स। और जो श्रीलंकन्स हैं उनके द्वारा मतलब जो इंडिया की जो ट्रॉप्स थे वहाँ पर जो इंटरफेयर कर रहे थे वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दे सा दिस एज एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ श्रीलंका। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो इंडिया है वह उनके जो आंतरिक मामले हैं उनमें इंटरफेयर कर रही हैं, दखल अंदाजी कर रही हैं। इन 1989 1989 में द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। और जो इसी वजह से जो इंडिया की जो आर्म थी वो वापस आ गई, पुल्ड आउट वापस आ गई ऑफ द श्रीलंका से अपने उद्देश्य की पूर्ति किए बिना वहाँ से, ठीक है। एंड द श्रीलंकन क्राइसिस कंटिन्यू टू बी वायलेंट। और इसी तरीके से जो श्रीलंका का क्राइसिस था उसने एक हिंसात्मक रूप ले लिया। हाउएवर इंटरनेशनल एक्टर particularly the Scandinavian countries such as Norway and Iceland tried to bring the warring group back to the negotiation. Finally the armed conflict come to end। और इसी तरीके से जो सैनिक विद्रोह था वो समाप्त हुआ। एज द लिट्टे वॉज वैंक्विस्ड इन 2009। और वे लिट्टे को पूर्ण रूप से वहाँ से समाप्त कर दिया गया। एंड इन स्पाइट ऑफ द कन्फ्लिक्ट श्रीलंका हैज़ रजिस्टर्ड कंसिडरेबली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकॉर्डेड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो यहाँ पर इतने वाद विवाद झगड़े हो रहे थे उसके बावजूद भी जो मतलब श्रीलंका है उसने एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब रजिस्टर की और रिकॉर्ड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। श्रीलंका वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री। श्रीलंका एक ऐसा पहला विकासशील देश है जो सक्सेसफुली कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जिसने अपनी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है उसे कंट्रोल कर लिया। एंड द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू लिबराइज द इकोनॉमी एंड इट्स had the highest per capita gross domestic product for many years right through the civil war. Despite the ravages of internal conflict, it has mentioned a democratic political system। और देखिए यहाँ पर मतलब जो internal problems थी उसके बावजूद भी यहाँ पर मतलब उन्होंने अपने यहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को कंटिन्यू रखा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, पहले हमने यहाँ नेपाल के बारे में देखा। अब यहाँ फिर उसके बाद हमने अपने रिलेशन श्रीलंका के साथ देखे, वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में हमने यहाँ देखा। अब जो हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के बारे में। लेट अस नाउ मूव फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड टेक ए लुक एट सम ऑफ द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल रिलेशन इन दिस रीजन। देखिए अब जो हम हैं वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखेंगे एंड टेक ए लुक एट सम अदर एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल रिलेशन इन दिस रीजन। द पोस्ट कोल्ड वार इरा हैज़ नॉट मेंट द एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। पोस्ट कोल्ड वार इरा मतलब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी यहाँ के जो कन्फ्लिक्ट्स थे उनका कोई एंड नहीं आया, ख़त्म नहीं हुए। एंड टेंशन इन दिस रीजन we have already noted the conflict around the internal democracy or ethnic differences, but there are also some very crucial conflict of the international nature। यहाँ पर कुछ और ही मतलब conflict थे। given the position of India in this region, most of these conflict involve in India। और जो इंडिया की यहाँ पर पोजीशन है इस रीजन में और ज़्यादातर वहीं इसके झगड़े का कारण है। the most salient and overwhelming of this conflict is of course the one between India एंड पाकिस्तान। और जो ज़्यादातर झगड़े हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण वाद विवाद जो है वह पाकिस्तान के साथ है। सून आफ्टर पार्टीशन, जैसे ही आज़ादी मिली थी, द टू कंट्रीज गोट एम्ब्रॉयल्ड इन ए कन्फ्लिक्ट ओवर द फीट ऑफ कश्मीर। और इनके बीच में जो झगड़े का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा कारण जो बना वो क्या था, कश्मीर था। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्लेम दैट द कश्मीर बिलोंग टू इट। कश्मीर जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मतलब क्लेम कर रही थी कि कश्मीर जो है वो उनकी एरिया के अंडर आएगा। एंड वार्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947 एंड 8 एंड 1965 फेल्ड टू सेटल द मैटर। दो वार हुए 1947-48 में और 1965 में, दोनों में ही मतलब जो कश्मीर का मुद्दा था वो एज इट इज़ रहा, ठीक है, वो सेटल नहीं हो सका। एंड 1947 to 1948 वार रिजल्टेड इन द डिवीज़न ऑफ द प्रोविंस इनटू पाकिस्तान ऑक्युपाइड
जो 1947-48 में था, ये मुद्दा किस तरीके से रहा कि कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक जो हिस्सा था उसे पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोला गया, एंड जो इंडियन प्रोविंसेस में सम्मिलित था उसे जम्मू एंड कश्मीर बोला गया। डिवाइडेड बाय द लाइन ऑफ कंट्रोल इन 1971 में इंडिया वोन ए डिसीव वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया ने मतलब एक युद्ध को जीता, वह किसके अगेंस्ट था? पाकिस्तान के साथ था। बट द कश्मीर इशू रिमेन्ड अनसेटल्ड, लेकिन फिर भी मतलब जो कश्मीर का इशू है, कश्मीर का जो मुद्दा है वो अनसेटल्ड रहा। इंडियाज़ कॉन्फ्लिक्ट विद द पाकिस्तान इज़ ऑल्सो ओवर स्ट्रेटेजिक इशू लाइक ए कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ वो एक स्ट्रेटेजिक इशू है लाइक द कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर एंड ओवर एक्वाइजेशन ऑफ आर्म्स, ठीक है, और जो हथियारों का उसने अधिग्रहण कर रखा है उनसे संबंधित। द आर्म रेस बिटवीन द टू कंट्रीज एज्यूम्ड ए न्यू कैरेक्टर विद द बोथ स्टेट्स acquiring nuclear weapon and missile to deliver such arms against each other in 1990s। इन दोनों की जो दोनों कंट्री हैं, दोनों में आपस में कंपटीशन है आर्म्स को लेकर, न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल्स को लेकर। और इन 1998 में इंडिया कंडक्टेड ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण में मतलब इंडिया ने एक्सपेरिमेंट किया न्यूक्लियर वेपन्स का। इन पाकिस्तान रिस्पॉन्सिडेड विद ए फ्यू डेज बाय कैरिंग आउट ए न्यूक्लियर टेस्ट। उन्होंने कहाँ किया गया? चगाई हिल्स में अपना एक्सपेरिमेंट किया पाकिस्तान ने। सिंस देन इंडिया एंड पाकिस्तान सीम टू हैव बिल्ट ए मिलिट्री रिलेशनशिप इन विच द पॉसिबिलिटी ऑफ ए डायरेक्ट एंड फुल स्केल वार हैज़ डिक्लाइन, जिसकी वजह से जो इनका मिलिट्री रिलेशनशिप है उसकी वजह से यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी जो है वह प्रत्यक्ष तथा फुल स्केल वार की जो चांसेस हैं वो क्या हो गए हैं? डिक्लाइन हो गए हैं। बट बोथ द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, लेकिन फिर भी जो दोनों सरकारें हैं वो एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ब्लेम द पाकिस्तान गवर्नमेंट। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ब्लेम करती है फॉर यूजिंग ए स्ट्रेटजी ऑफ लो इक्विवेलेंस बाय हेल्पिंग द कश्मीरी मिलिटेंट विद द आर्म्स, ट्रेनिंग, मनी एंड प्रोटेक्शन टू कैरी आउट टेररिस्ट स्ट्राइक अगेंस्ट। मतलब ये जो है जो मिलिटेंट्स हैं उनकी आर्म्स के साथ ट्रेनिंग उनको देती है, मनी और प्रोटेक्शन देती है उनको टेररिस्ट को स्ट्राइक अगेंस्ट इंडिया। द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो बिलीव्स दैट द पाकिस्तान हैड एडेड द प्रो खालिस्तानी। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सहायता करती है खालिस्तानी मिलिटेंट्स की विद द आर्म्स, हथियारों से, एंड एम्यूनिशन ड्यूरिंग द पीरियड 1985 टू 1995। इट्स स्पाई एजेंसी जो है इंडिया इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI इज़ alleged to involve in various anti-India campaigns in India northeast and operating secretly through the Bangladesh and Nepal, and the government of Pakistan in turn blame the Indian government and its security agency for fomenting trouble in the provinces of Sindh and Balochistan। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो भी मतलब इस चीज़ के एलिगेशन लगाती है कि जो इंडिया है मतलब वो लोगों को वहाँ पर उनके अगेंस्ट कर रही है। कौन सी जगह पे? जो प्रोविंसेस हैं सिंध की और बलूचिस्तान की, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ से। चलिए नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।